जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। सभी लाइव हैं, बढ़िया हैं, मौज में हैं। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? बताइए जल्दी से। बढ़िया, ऑल ओके, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आप लोगों की विक्रमजीत सर की क्लास चल रही थी, इसीलिए आराम से 15 मिनट हमने क्लास आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी क्लास काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी। फिर बच्चे बोलते कि सर क्लास क्लैश कर रही है, क्लैश कर रही है। ठीक है। चलिए भाई, तो सभी के सभी लाइव आ चुके हैं। पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने कहाँ तक किया था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ना है और सभी सवालों को करना है। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और 19 को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है। पढ़िए ज़रा 19 नंबर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पढ़िए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9 and price of C and D is 24:13. The price of C is 1500 more than the price of B and the price of D is 1300. Find the price of A. ये नया सवाल है और ये आपको रिसेंट में अभी देखेंगे अगर आप, तो CHSL में 15 मार्च 2023 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से ये पेपर में आया हुआ है। तो ज़रा एक बार हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे सवाल में कहा है वैसे वैसे हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। तो सवाल में कहा है ए और बी की कीमतों का अनुपात 5:9 है। तो यहाँ पर यदि हम ए और बी को देखें तो इनके कीमत का अनुपात 5:9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी तथा डी के कीमत का अनुपात 24:13 हो जाएगा। सी और डी के कीमत का अगर हम अनुपात देखें तो वो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 अनुपात कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है। सी की जो कीमत है हमारी, आप एक एक पॉइंट को पढ़िए ना यहाँ पे। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपये अधिक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सी की कीमत बी की कीमत से कितनी अधिक है, तो 1500 रुपये मेरे भाई अधिक है। यहाँ पे कितनी अधिक है, तो 1500 रुपये हमारी अधिक है। डी जो है वो सी की कीमत से 1300 रुपये जो है, यहाँ पर बोला गया कि डी जो है सी की कीमत 1300 है। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो हिंदी में गड़बड़ है। द प्राइस ऑफ सी इज़ 1500 मोर देन दैट ऑफ बी एंड प्राइस ऑफ डी इज़ 1300। यहाँ पर ऐसा मेरे भाई व्यक्त किया गया है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे कि जो डी की कीमत है वो 1300 रुपये है। यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि डी की कीमत हमारा 1300 रुपये है। यहाँ पर ये लाइन बोला गया। गौर से देखिए यहाँ पे कि जो डी की कीमत है मेरे भाई वो यहाँ पर कितनी है, तो डी की कीमत हमारी 1300 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है ए की कीमत बताओ। क्या लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है? क्या लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब टफ है? बिल्कुल भी मेरे भाई टफ नहीं है। यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, इन दोनों की कीमत का अनुपात 5:9 है। इन दोनों की कीमत का अनुपात 24:13 है। बोला गया यहाँ पर बी से ये हमारा 1500 रुपये ज़्यादा है और डी का मान हमारा कितना दिया गया है, 1300। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर देखिए 13 यूनिट का मान हमारा 1300 दिया है? अगर 13 यूनिट का मान दोस्तों 1300 दिया है तो आप लोग बच्चे तो हैं नहीं कि ये बात नहीं बता पाएंगे कि 24 यूनिट का मान कितना होगा। तो क्या बोलेंगे, 13 का मान 1300, तो 24 का मान कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मैं आपसे 500 रुपये ज़्यादा है मेरे पास, तो आपके पास मेरे से कम कितना होगा, 500। मेरे पास आपसे 1000 ज़्यादा है तो आपके पास मेरे से कम कितना होगा, 1000। मेरे पास आपसे 3000 ज़्यादा है तो आपके पास मेरे से कम कितना होगा, 3000। सिंपल सी बात है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ए और बी का संबंध बनाएं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ए में 100 रुपये जोड़ दूंगा, मैं ए में 100 रुपये जोड़ दूंगा तो बी का मान आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मुझे बी में 100 रुपये घटाने पर ए का मान आएगा। समझ गया मेरी बातों को? जैसे मान लीजिए कि पास 500 है, यदि मैं 500 में 100 रुपये जोड़ता हूँ तो 600 आता है। तो मैं 600 में से कितना घटाऊँ यहाँ पर कि 500 है, 100 रुपये। ऊपर में जितना जोड़ा जाता है नीचे में उतना घटाया जाता है, या ऊपर में जितना घटाया जाता है नीचे में उसका उल्टा उतना ही जोड़ा जाता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें 500 जोड़ने पर सी आया है,
तो मेरे भाई इसमें क्या करोगे, 500 घटाने पर कौन आएगा, तो 500 घटाने पे यदि इसमें से 500 घटा दोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 2400 में से 1500 है ना, तो 2400 में से यहाँ कितना करोगे, यहाँ पर देखो इसमें 1500 जोड़ने पे यह है, तो इसमें 1500 घटा दो, तो इसमें 1500 घटा दोगे तो कौन आ जाएगा, 1500 घटा दोगे तो बी आ जाएगा। 2400 में से 1500 घटा दोगे तो बी का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 900। 9 का मान 900 है, तो 9 का मान 900 है, तो 5 का मान कितना होगा भाई, तो 5 का मान 500 होगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसकी हिंदी गलत थी, हिंदी में मैंने करेक्शन कर दी है, बोर्ड को देखकर आप अपने शीट में करेक्शन कर सकते हैं कि ए और बी का अनुपात ये है, सी और डी का अनुपात ये है, 13 का मान 1300, तो 24 का मान 2400। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इससे ये 1500 ज़्यादा है, तो इससे ये 1500 कम होगा, तो 2400 में 1500 की कमी होगी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 9 का मान 900 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया जरा पढ़िए, ये भी CHSL का पूछा गया, बड़ा प्यारा सा सवाल है। पी और क्यू के आय का अनुपात 1:2 है, क्यू और आर के आय का अनुपात 3:2 है। यदि पी के आय का 1/3 पी के आय के आधे से 4400 रुपये कम है, तो क्यू की आय क्या होगी। जितने भी नए सवाल हैं, जितने भी अपडेटेड सवाल हैं, वो सारे के सारे आपके शीट में हैं यहाँ पे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 1:2 and the ratio of income of Q and R is 3:2. If 1/3 of the P income is 4400 less than half of P income, what is the value of Q income? बढ़िया बात है, पहले P और Q का अनुपात दिया गया है, फिर Q और R का अनुपात दिया गया है, तो मैं हमेशा ये बात यहाँ पर बोलता हूँ, ठीक है, कि जब भी मान लीजिए अलग अलग लोगों का यहाँ पर अनुपात दिया जाए, ठीक है, तो हम उन्हें एक फ्रेम में लेकर आएंगे। पहली बात यहाँ पर जो है, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं और कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, तो कह रहे हैं एक बार और बता दीजिए। तो मेरे भाई 10 मिनट लगे पिछले वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट और ख़राब करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, तुम्हारा सिलेबस ही डिले जाएगा। अगर क्लास की टाइमिंग अगर मानो 6:30 है, तो 6:30 में मौजूद रहो, 6:45 है तो 6:45 पे रहो, ठीक है। लेट आने का कोई पर्पस बनता नहीं है यहाँ पे, और ऑनलाइन एजुकेशन है, आराम से अगर आप लेट भी आते हैं तो पीछे की वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ना कि बार बार कमेंट बॉक्स में रिपीट 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 लिखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आओ, तो मुझे भी समझ में आता है कि वो रिपीट करने के लायक है। बहुआ सा सवाल है, लेट आए हो उस वजह से लिख रहे हो, रिपीट करिए, तो भाई वो एकदम निकम्मापना होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो समझदार हो, ठीक है, लेट मत आया करो क्लास में, टाइम पर आया करो, और यहाँ पर बार बार रिपीट मत करो, ये अच्छा मैनर नहीं होता है क्लास अटेंड करने का। एक सीरियस कैंडिडेट के अंदर ऐसे लक्षण नहीं होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि इंस्पेक्टर बन गए और उसके बाद जो है मीटिंग है आपका कमिश्नर के साथ और बाकी जो है जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के साथ, और आप मीटिंग में लेट पहुंचेंगे और आप जाकर उनको बोलेंगे सर एक बार रिपीट कर दीजिए, भाई साहब वहीं सस्पेंड करेगा आपको सीधा, ठीक है। तो आदतें डालिए समय पर पहुंचने की, नहीं तो बाद में ये लक्षण बहुत बेकार हो जाएंगे और बहुत नुकसान झेलना पड़ जाएगा आपको। आइए चलिए, तो पी और क्यू का मेरे भाई मान कितना है, तो पी और क्यू का मान हमारा 1:2 के अनुपात में है। क्यू और आर का मान अगर हम बात करें तो हमारा 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। पी और क्यू का मान 1:2 के अनुपात में है, क्यू और आर का मान हमारा 3:2 के अनुपात में है। तो अगर हम सेम रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ यदि हमारा 3 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ अगर हमारा 2 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, यहाँ Q की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, और यहाँ इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हमारा P Q और R का इनकम का जो है वो अनुपात हमारा आ चुका है, ठीक है। 3:6:4 जो है यहाँ पर वैल्यू हमारी आ चुकी है। हम चाहे तो इन्हें 3x, हम इसे 6x और इसे हम 4x कह सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 1/3 ऑफ P इनकम, तो देखते चलिए, हम इसे एक काम करते हैं, हम इसे अलग अलग वैल्यू बोल देते हैं। हम इसे 3x कह देते हैं, 6x कह देते हैं, 4x कह देते हैं, ताकि हमारा सवाल सॉल्व करने में बड़ा आसान हो। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ज़रा पढ़िए, कि 1/3 ऑफ P इनकम इज, तो यहाँ P के इनकम का 1/3, तो P का इनकम कितना है, 3x है, और उसका 1/3, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए कि यदि P के आय का 1/3 तो P के आय का 1/3 ठीक है, P के आय के आधे से इतना कम है, ठीक है। बोला गया यहाँ पर कि इफ 1/3 ऑफ P इनकम इज 4400 लेस देन हाफ ऑफ P इनकम, P के इनकम के आधे से इतना रुपए कम है। तो P का इनकम का आधा कितना होगा, ये P का इनकम हो गया, और इसका मेरे भाई आधे से कितना कम है, तो आधे से यहाँ पर 4400 कम है।
आधे से कितना कम है, तो 4400 कम है, यानी पी के इनकम का 1/3 पी के इनकम के आधे से इतने रुपए कम है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर बात को लेकर। तो यहाँ 3 से आप 3 को काटेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। यहाँ यदि आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 3x बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ बोलेंगे सर ये 4400 हो जाएगा। समझिए ज़रा सवाल को, आप उस -4400 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये 4400 हो जाएगा, और ये x को उधर लेकर जाएंगे तो बोलेंगे 3x/2 माइनस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4400 हमारा हो गया, 2 इंटू एक्स हमारा 2x हो जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इतना एलसीएम तो लेना आता ही है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 2x बटे में 2x/2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x का मान 8800 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और अगर हमारी x की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है q का इनकम बता दो। तो q का इनकम बता दो मेरे भाई यहाँ पर, तो q का इनकम कितना है, तो 6x है, यानी इस x का कितना गुना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो भी है q की वैल्यू तो इसका 6 गुना है, तो यहाँ पर 8800 का हमारा 6 गुना कितना होगा, तो बोलोगे सर 8 × 48 और 5 52, यानी 52800 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो इतना आसान और प्यारा सा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि P और Q का अनुपात दे दिया गया था, Q और R का अनुपात दे दिया गया था, तो हमने पहले तीनों का अनुपात निकाला। फिर क्वेश्चन में बोला कि P के इनकम का 1/3 P के इनकम के आधे से इतने रुपए कम है, तो P के इनकम के आधे से इतने रुपए माइनस कर दो। यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये 3x/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस वाले को उधर ले जाओगे प्लस आएगा, प्लस वाला इधर लाओगे माइनस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स हमारा 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x यानी x/2 बराबर इतना, तो x की वैल्यू हमारी 8800 है। अगर x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर जो है 8800 है, तो फिर उसके बाद हम 6x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहता है इक्वल को इक्वल क्यों किया भैया, क्वेश्चन में बोला गया था ना, देखो स्टेटमेंट में जहां पर इज शब्द आता है तो उसका मतलब वो इज जो होता है, इज जो शब्द होता है वो इक्वल के बराबर होता है। जैसे बोला गया इफ 1/3 ऑफ पी इनकम इज, तो इज का मतलब इक्वल होता है, इज का मतलब क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो जहां भी इज आएगा तो वहां पर हम उसको इक्वल के बराबर करते हैं। सर हम रेशियो का 1/3 क्यों ले रहे हैं, इनकम का क्यों नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। अंजलि जी इनकम यहीं बन गया ना, आप इस बात को समझिए, यहीं तो लास्ट में इनकम हो गया, ये रेशियो थोड़ी हो गया आपका, यहीं बाद में इनकम बन गया। आपको क्या एग्जैक्ट इनकम इनकी पता है, नहीं पता है, इन दोनों का रेशियो पता है, इन दोनों का रेशियो पता है। तो जब तक आप उनको एक लाइन लेंथ में लेकर नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कह सकते हैं यहाँ पर कि किसका इनकम कितना होगा कितना नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप लाइन लेंथ में प्रॉपर वे में लेकर आए हैं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन गया, ये हमारा इतना बन गया, ये हमारा इतना बन गया, क्योंकि ये रेशियो में आए थे 3, 6 और 4 कहलाते। बट उस रेशियो को जब मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जब उस रेशियो को मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो मैंने कह दिया P का इनकम 3x है, Q का इनकम 6x है, R का इनकम हमारा 4x है। क्योंकि जब भी हम रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं हम उनके साथ एक वेरिएबल लगाते हैं। तो पहले यहाँ पर ये रेशियो में 3, 6 और 4 के अनुपात में थे, और जब हम उनको वैल्यू के रूप में व्यक्त किए कि ठीक है A का इनकम कितना, P का इनकम कितना, इतना x, Q कितना, इतना x, R कितना, इतना x, तो यहाँ ये उनके इंडिविजुअल इनकम हो गए। फिर P के इनकम का 1/3 उसी के इनकम के आधे से इतना कम हो गया, तो x का मान आया। अब इस x को यहाँ पर हम रखेंगे तो हम P का भी इनकम निकाल पाएंगे, Q का भी इनकम निकाल पाएंगे और R का भी इनकम निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए साजिया परवीन कहती हैं x कब लेना है और कब नहीं लेना है ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए x का अगर हम बताएं ना आपको, जब भी अगर वैल्यू निकालनी होती है, अब साजिया जी एक बात समझिए, ऐसा नहीं है कि इस सवाल को x से ही बनाया जा सकता था, इस सवाल को बहुत शॉर्ट में भी बनाया जा सकता था, लेकिन फिर वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है बिना x के अगर मैं बनाता, मैं उनको यूनिट्स बोलता और यूनिट्स बोलता, तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ता। चाहे आप x लेकर बनाओ या बिना x लेकर बनाओ, बात आपके लिए एक ही पड़ता है, लेकिन वो आपको रिमेंबर करना होता है कि वो यूनिट्स हो मेरे भाई। अब जैसे मानिए साजिया जी, अगर आप इसको x नहीं मानते तो आप इस सवाल को किस प्रकार से अप्रोच करते हैं? आप लोग जितने डाउट पूछेंगे मैं सब बताऊंगा, मैं डाउट पूछने में कभी भी गुस्सा नहीं करता हूँ। ठीक है, लेट आने पे, 40 बार रिपीट करवाने पे फालतू की चीज़ को मैं उस पर थोड़ा सा जो है वो विरोध करता हूँ कि वैसा नहीं होना चाहिए।
तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये रेशियो आया साजिया जी। अब मानिए यहाँ पर आपने इसको 3 कह दिया और इसको आपने 6 कह दिया और आपने इसको 4 कह दिया और आप इसको मानने को तैयार ही नहीं है यहाँ पर कि ये क्या है। तो उस केस में पता है क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया था ना कि पी के इनकम का 1/3, तो आप सीधा 3 का 1/3 कर देंगी, बराबर होगा इसके इनकम के आधे से 4400 कम है। अब यहाँ पर क्या ये इक्वेशन आपको वैलिड लग रहा है मेरे भाई, बताइए। आप यहाँ पर सोचिए, क्या ये आपको किसी भी एंगल से वैलिड लग रहा है? यहाँ पर आप किसका मान निकालिएगा बताइए, ज़रा सोचिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए। ठीक है, यहाँ पर इसका 1/3, इसका आधा, इतना, तो भैया निकालोगे क्या? ये तो इसका वाला मान इसके वाले मान के बराबर भी नहीं है, तो इसीलिए इसको x मानना पड़ता है। ठीक है, और आसान भाषा में अगर हम कहें यहाँ पर, तो जब भी किसी चीज़ को आप कन्वर्ट करते हो, जब भी आप रेशियो से उनको वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, जैसे जब ये आए थे, तो जब ये आए थे तो ये क्या आए थे, 3:6:4 आए थे। तो जब आप उसको बोलोगे कि p की वैल्यू कितनी होगी, तो p की वैल्यू मेरे भाई 3 ना होकर 3x होगी। q का मान कितना होगा, 6 ना होकर 6x होगा। r का मान कितना होगा, 4 ना होकर 4x होगा। तो जब रेशियो से वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम x नाम का एक वेरिएबल लगाते हैं। x नाम का क्या करते हैं, तो एक वेरिएबल लगाते हैं। और तब यहाँ पर जैसे बोला गया होता, अगर मानो ऐसा बोलता p और q का डिफरेंस इतना है तो 4x - 3x लिखते हैं, जैसे भी रहता, जो भी रहता, हम उस तरीके से ऑप्ट करते हैं। तो जब भी हम रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक वेरिएबल का सहारा देते हैं, x नाम का वेरिएबल, a नाम का वेरिएबल, b नाम का वेरिएबल, या जिस भी तरीके से आप चाहें तो उस तरीके से एक वेरिएबल के रूप में उनको व्यक्त कर सकते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, बोला गया यहाँ पर अ सम ऑफ 2310 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी एंड ए इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। ठीक है, यहाँ पर 6300 रुपए की राशि को ए, बी और सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11 और 10 का है और बी और डी के हिस्सों का अनुपात 8 और 9 है। बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई कहा गया, यदि सी को 1550 मिलते हैं तो ए और बी के हिस्से का अंतर कितना होगा। ये एक आसान क्वेश्चन नहीं है, फेज 9 में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और कैसे कहा गया है जरा देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया आपके पास इतने रुपए हैं और इतने रुपए को आपको ए, बी, सी में बांटना है। 3 लोगों में ये पैसे को बांटना है, जो कि ए को जाएगा, बी को जाएगा, सी को जाएगा। ठीक है, कहा गया सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इज 3 and 5 एंड रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी एंड ए इज 4:9। यार ये दोनों अलग अलग हैं, इसका इंग्लिश अलग है, इसका हिंदी अलग है, तो मामला गड़बड़ है यहाँ पे। हिंदी इंग्लिश अलग दे दिया भाई साहब हमारे टाइपिस्ट ने यार। देखो यहाँ पर इसका जो है ना, ये जो हिंदी वाला है यहाँ पर इसमें मौजूद है 6300 वाला। ठीक है, और इसकी हिंदी जो है वो गड़बड़ है। तो यदि इसकी हिंदी गड़बड़ है तो इसकी हिंदी थोड़ी सही कर देता हूँ मैं। फिलहाल मैं अभी डिक्टेट कर दे रहा हूँ, बाद में शीट में करेक्शन करवा दूंगा। सर को बोलिए कि इसकी हिंदी सुधरवा के अपलोड करवाएं शीट, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पर बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं इसकी हिंदी सुधरवा देता हूँ भाई, और मैं आप लोगों को बोल दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसकी हिंदी गड़बड़ है। शीट में भी सुधरवा के अपलोड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे शीट में भी सुधरवा के अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये इसका थोड़ा सा हम आपको हिंदी समझाते हैं, हिंदी में क्या बोला गया है। 2310 रुपए को 3 लोगों में बांटा जाना है, ए में, बी में और सी में। इस तरीके से हिंदी में प्रॉपर कि 2310 रुपए को 3 लोगों में बांटा जाना है, ए में, बी में और सी में। इस तरीके से यहाँ पे कि बोला गया है कि बी और सी के शेयर का अनुपात 3:5 हो और यहाँ सी और ए के शेयर का अनुपात 4:9 हो। तो हमें यहाँ बताना है ए और सी का शेयर का अंतर हमारा कितने का होगा। हालांकि इतनी इंग्लिश तो आप लोग भी पढ़ते होंगे, इतनी इंग्लिश आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी आपके सिलेबस का पार्ट है। प्री में आपका 50 नंबर का इंग्लिश आता है और मेंस में जो है 45 सवाल आपके इंग्लिश के होते हैं। तो इतना तो उम्मीद करके चलते हैं कि इतनी भाषा तो आप भी तोड़ ही पाए होंगे। तो बहुत आसान भाषा में अगर हम कहें तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इस तरीके से मेरे भाई बोला गया है।
सबसे पहली बात यहाँ पर कहा गया है कि बी और सी का शेयर का अनुपात 3:5 है और ए और सी का शेयर का अनुपात। देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों बन जाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाता है ना कि हमेशा जैसे हम लोग यहाँ रेशियो लिखते हैं तो रेशियो में हमेशा बीच में उसको लिखते हैं जो बिचौलिया होता है। बिचौलिया जानते हैं ना, बिचौलिया जैसे जो शादी लगाता है, लड़की वालों की तरफ से भी रहता है, लड़के वालों के भी तरफ से रहता है, यानी जिसका अपीयरेंस दो जगह पर हो, एक लड़के वालों की भी तरफ से और लड़की वालों की भी तरफ से। तो यदि आप पहला वाला रेशियो देखेंगे तो पहले वाले रेशियो में बी और सी आया है और यहाँ पर कौन आया है तो ए और सी आया है। ये लड़की पार्टी है, लड़का पार्टी है, बताओ बिचौलिया कौन है, तो बोलोगे सर बिचौलिया हमारा सी है। दोनों में बिचौलिया हमारा कौन है, सी यहाँ भी आया है और सी यहाँ भी आया है, तो जो मेरे भाई बिचौलिया होगा उसको बीच में ही लिखेंगे। तो आप यहाँ पर इस बार बी को बीच में नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर सी को बीच में लिखेंगे। अब सी के लेफ्ट में चाहो तो आप ए लिख लो और सी के राइट में चाहो तो आप बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया बिचौलिया सी है तो बीच में सी ही आएगा, बिचौलिया हमारा सी है तो बीच में कौन आएगा तो सी ही आएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो क्वेश्चन में कहा गया बी और सी का अनुपात 3 और 5 है, बी का मान 3 है, सी का मान 5 है। बी का मान 3 है, सी का मान 5 है, तो बी का मान 3 है और सी का मान कितना है तो सी का मान हमारा 5 है, हम ऐसे बोल लेते हैं। सी का मान 4 है, ए का मान 9 है, सी का मान 4 है, ए का मान 9 है, तो सी का मान 4 हो जाएगा और ए का मान कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहो तो बी को यहाँ लिख लो, चाहो तो ए को यहाँ लिख लो, वो आपकी अपनी इच्छा है, दिलो इच्छा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ज़रा गौर से समझिए यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर वे में। भैया कब्जा का खेल, अगर 4 है तो पड़ोस में कौन रहेगा 4 और 5 है तो पड़ोस में कौन रहेगा 5, कितना हो जाएगा तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी यदि ये 45 यूनिट कमाता है तो ये हमारा 20 यूनिट कमाएगा और ये हमारा 12 यूनिट कमाएगा। अब यदि आप इनको x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी ने हाथ पांव नहीं बांधे आपके। आप इसको 45x, आप इसको 20x और आप इसको 12x कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ ज़रूरी होगी और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी x मानने की, हम लोग x वहीं पर मान, जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर हम x नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दिया क्या है और फिर हम देखते हैं पूछा क्या है। तो हमें जो दिया गया वो 2310 रुपये दिया गया और 2310 रुपये तीनों में बटा हुआ है, यानी ये तीनों की वैल्यू है। तो ये जो 2310 रुपये है मेरे भाई, ये किसका मान है तो तीनों का मान है, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू है। तो 45 और 20, 65, 65 में 12 जोड़ दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 77 का मान है। तो जिसका मान होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड, a की वैल्यू होती a से डिवाइड, b की वैल्यू होती b से डिवाइड, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है तो a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का अंतर। आप इसको यहाँ पर ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर कितने का है तो मेरे भाई 25 का है। अगर कोई बच्चा x भी मानता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, 45x होता, 20x होता, 12x होता तो ये 77x बन जाता और ये 25x बन जाता, फिर x और x कट जाते हैं। तो इसलिए जहाँ आवश्यकता एकदम बहुत नेसेसरी हो जाएगा वहाँ करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ नहीं करेंगे। तो जो दिया गया था वो तीनों की वैल्यू थी, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों से था तो तीनों को डिवाइड किया, और जो पता करना था वो किसका मान था तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 25 का मान। 77 से मेरे भाई कितनी बार में काटेंगे तो 3 बार में और 0 बार में, ये 77 से 3 बार में कटेगा और एक 0, तो 25 से 30 बार में काटो तो आंसर कितना आ जाएगा 750। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोगों की जो क्लासरूम शीट है दोस्तों, उसमें हम करेक्शन करवा के अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप लोग निश्चिंत रहिएगा इस बात को, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या कहा गया है पढ़िए। 6300 रुपये की राशि को ए, बी और सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्सा का बी और सी के संयुक्त हिस्से के साथ अनुपात इतना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बी और डी के शेयर का अनुपात हमारा इतना है। यदि सी को 1560 रुपये मिलते हैं तो ए को शेयर के बीच का अंतर, तो ए और बी के शेयर के बीच का अंतर कितना होगा। ये भी हमारा फेज़ 9 में पूछा गया सवाल है और सिलेक्शन फेज़ एक बढ़िया पेपर होता है, एक बढ़िया पेपर हमारा कंडक्ट करवाया जाता है, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। आइए पढ़िए। अ सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी, सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी
टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी। हमें क्या लगेगा कि ए और डी का शेयर दिया है, या फिर हमें क्या लगेगा कि बी और सी का दिया है? नहीं, शब्द को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है? कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड डी। कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड डी का मतलब यहाँ पर हो गया कि ए प्लस डी, और उसका रेशियो किसके साथ? तो उसका रेशियो मेरे भाई बी और सी के कंबाइन के साथ। तो ए प्लस डी और बी प्लस सी, ये वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? तो ये वैल्यू हमारी 11/10 दे रखी है। ये कितना दे रखा है? तो 11/10 दे रखा है। यानी कंबाइन रेशियो ऑफ ए एंड डी और कंबाइन रेशियो ऑफ बी एंड सी इतना है। एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी इज 8:9। और बी और डी का जो हमारा अनुपात है, जो बी और डी का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात है, तो वो अनुपात हमारा कितना है? तो 8/9। कितना है? तो 8/9 है। क्वेश्चन में कहा गया इफ सी रिसीव 1560, यदि सी को 1560 रुपए मिलते हैं, सी को कितना मिलता है? 1560, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? तो ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, बताओ। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? पीछे एक बच्चा क्या कह रहा था, किसको मल्टीप्लाई करके? भाई देखो यहाँ पे समझा दिए, देखो। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि अगर सी को इतना मिलता है, तो यहाँ ए और बी का मतलब सी का मान देके ए और बी का मान पूछा है। अब सबसे पहले मेरी बात यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसके सामने जो होता है वही उसका मान होता है। बी के सामने अगर 8 है तो बी का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और डी के सामने अगर 9 है तो डी का मान कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे आप? तो ज़रा आप उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा रख कर देखिए, आपको मेरे भाई काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर कि b का मान हम 8x मान लेते हैं और d का मान हम 9x मान लेते हैं। एक पल के लिए हम क्या करते हैं कि सर लेट b बराबर यहाँ पर 8x कह लेते हैं, और यहाँ d बराबर हम कितना कह लेते हैं? 9x कह लेते हैं। और बस यही वाली वैल्यू को इसके अंदर में यहाँ रख कर देखते हैं, तो a और c का भी रेशियो निकल जाएगा। क्या पता निकले मेरे भाई? कुछ तो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। समझ रहे हैं बातों को लेकर? ठीक है, यहाँ कुछ तो होगा, कहीं तो कोई बात बनेगी। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ देखते हैं ए के साथ हम कितना जोड़ेंगे? तो ए के साथ हम यहाँ पर जो है डी का मान जोड़ेंगे, यानी 9x जोड़ेंगे। और यहाँ बी के साथ हम कितना जोड़ेंगे? तो 8x के साथ मेरे भाई हम यहाँ पर c जोड़ेंगे, और ये वैल्यू होगी हमारी 11/10 के बराबर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे 10 को मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू ए हमारा 10a हो जाएगा, और 10 इंटू 9 हमारा 90x हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा 88x हो जाएगा, और ये हमारा 11c हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे कोई फ़ायदा होगा? इससे तो कोई फ़ायदा हमें मिलेगा ही नहीं। A sum of इतना is divided among A, B and C. The combined share of A and D to combined share of B and C is 11:10. Ratio of the share of B and D is 8:9. If C receives 1560, what is the difference between the share of A and B? देखो यहाँ पर हर किसी की वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा, और कैसे रखना पड़ेगा अब आप यहाँ समझो। ठीक है, जैसे मानो जो मैंने अभी बनाया था बस उसी में थोड़ा सा यहाँ पर जो है और चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्या करना पड़ेगा हम आपको समझाते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया आप वो देख लीजिए। b का मान आपने 8x मान लिया, d का मान आपने 9x मान लिया। साथ में क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि c को कितने रुपए मिलते हैं? तो 1560 रुपए। तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि c को कितना मिलता है? तो 1560 रुपए। आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, आपके पास c की वैल्यू है। यदि ये सारे वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर मेरे भाई रखोगे, तो किसका मान निकल कर चला आएगा? तो आपका a का मान निकल के चला आएगा। किसका मान यहाँ पर लेकर चला आएगा मेरे भाई? तो a का मान। 25 कैसे लिए हैं? तो यहाँ पर कहाँ 25 ले लिए हैं भाई? कहाँ पर? अभी कभी तो कुछ हम माने ही नहीं है, कहीं पर कुछ भी अभी हम सॉल्व ही नहीं किए हैं। समझो, ठीक है। 6300 रुपये को चारों लोगों में मेरे भाई बांटना है। ठीक है, हाँ सही है ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो आज ये चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा हमारे पास 6300 है, उसमें से c के पास इतना है, b के पास इतना भाग है, d के पास इतना भाग है। हम ज़रा a के पास यहाँ देख लेते हैं। तो a हो जाएगा प्लस d का मान हमारा कितना है? तो 9x हो जाएगा। और b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो b का मान हमारा 8x हो जाएगा। और c का मान हमारा कितना हो जाएगा? 1560 हो जाएगा मेरे भाई। और ये बराबर होगा किसके? तो 11/10 के। क्या इसका और कहीं पर कोई सॉल्यूशन है क्या? a के साथ यहाँ पर जो है कहीं पर कोई और बात कही गई है? तो बोला गया नहीं सर कोई और
और बात नहीं कही गई है और कहीं पर नहीं है। या फिर इससे भी आसान अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो मेरे पास एक और शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक है कि हम ऐसा कुछ ना करके थोड़ा सा हम रेशियो का कंसेप्ट लगाएं और हम और आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो जो ओरिजिनल रेशियो का कंसेप्ट है वो ये है कि आप ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ो। यदि आप ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ोगे तो आपका a प्लस डी प्लस बी प्लस सी मेरे भाई हो जाएगा सारा। आपके ऊपर वाले नीचे वाले में जोड़ेंगे तो चारों के चारों लोग आ जाएंगे और चारों के चारों लोग मेरे भाई यहाँ पर आ जाएंगे। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 11 प्लस 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 यूनिट। कितना हो जाएगा 21 यूनिट, और 21 यूनिट का मान कितना है तो 6300 रुपये है। 21 यूनिट का मान कितना है सर तो 6300 रुपये है। ये जो 6300 रुपये है सर चारों लोगों में बंटना है तो ये हमारा 21 यूनिट का मान है। और यदि हमारा 21 यूनिट का मान है तो सर यहाँ से हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। एक्स फैक्स फैक्स मानना बहुत बेकार होगा। तो यहाँ पर 21 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में कटेगा मेरे भाई 300 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300। बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से समझना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं सोच रहा था किसी और तरीके से समझाने की, लेकिन वो तरीका बहुत लंबा जाएगा तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा सा। वो शॉर्टकट का मेरे भाई ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहा गया था इसका कंबाइन शेयर, इसका कंबाइन शेयर रेशियो हमारा इतना है। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 21 आएगा, और दोनों को जोड़ते वक्त पहला कन्फ्यूजन जो बच्चों को रहता है, दोनों को जोड़ते वक्त चारों लोग मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और चारों का मान ही कितना है 6300। तो दोनों को जोड़ते वक्त 21 आएगा और ये 21 चारों का मान है, तो चारों का मान 6300। एक का मान हमारा कितना हो जाएगा 300, और अगर एक का मान 300 हो जाएगा तो फिर 11 का मान 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 इंटू 300 3300, और 10 का मान 10 इंटू 300 से मल्टीप्लाई कर दो 3000। आपने यहाँ पर लिख दिया 3000। अब ज़रा गौर से समझना मेरे भाई, सारा खेल यहीं पर ख़त्म होगा, यहीं पर। ठीक है, सी का मान हमारा कितना है तो सी का मान हमारा 1560 है। सी का मान हमारा कितना है 1560 है। सी का मान हमारा कितना है 1560 है। 1560 में कितना जोड़ेंगे कि 3000 आएगा। 1560 में कितना जोड़ेंगे कि 3000 आएगा, बोलोगे 1440। 1560 में कितना जोड़ेंगे, 1560 में कितना जोड़ेंगे कि 3000 आएगा, तो बोलोगे 1440। तो बी का मान कितना हो जाएगा 1440। बी का मान कितना हो जाएगा 1440 यहाँ पे। अब ज़रा समझना मेरी बात को, क्वेश्चन में कहा गया है बी तथा डी का जो अनुपात है वो 8:9 है, और यहाँ पर बी की सैलरी कितनी निकल के आई है 1440 निकल के आई है। यानी मेरे भाई ये 8 यूनिट का मान 1440 है। ये 8 यूनिट का मान मेरे भाई 1440 है। ये इसी तरीके से बनेगा, 8x कह लो या 8 यूनिट कह लो, बात एक ही है कि इसका 8 यूनिट इतने के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट हमारा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर 8 यूनिट इतने के बराबर तो 1 यूनिट इतने के बराबर, तो 1 यूनिट इतने के बराबर, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 9 इंटू यहाँ पर 180। 9 इंटू कितना हो जाएगा तो 180, यानी 0 हो जाएगा 9 8 72, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 1620। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 यूनिट का मान 1620। कि सर 8 का मान 1440, 1 का मान 180, तो 9 का मान 1620। तो 9 का मान 1620, इट मीन्स यहाँ पर जो है इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू 1620 है। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 1620 है। अब 3300 में से 1620 को घटा दो तो तुम्हारा ए का मान निकल जाएगा। या कितने में 1620 जोड़े कि 3300 आ जाएगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 1500। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 1580 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1580 हो जाएगा। ध्यान रखो कि 1516 जो है, या सॉरी 1680 हो जाएगा, माफ़ करना, कितना हो जाएगा तो 1680 हो जाएगा। अब ये हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर ए का वैल्यू निकल जाएगा तो क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एक बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। ठीक है, क्या कह रहे हो, सोर्स एरर कहाँ पे आ रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस हमसे कहा गया, किसका डिफरेंस कहा गया, ए और बी का। तो ए और बी का डिफरेंस ज़रा देखना, ए का मान हमारा कितना है तो 1680 है, और बी का मान हमारा 1440 है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा 240 आएगा। एक बहुत ही बढ़िया लेवल का ये हमारा सवाल था। तो आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, 300 की जगह 3150 होगा। कहाँ 3150 होगा, खतरनाक बतियाते हो यार तुम। 21 से ज़रा इसको काटोगे तो 3150 कहाँ से आ जाएगा, 300 ही तो आएगा। ठीक है, तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा यहाँ पे।
ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से बना देता हूँ, दोबारा से मेरी बातों को सुन लीजिए। एक बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से हम दोबारा से बता दे रहे हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। पहले क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, अ सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड डी टू बी और सी। तो यानी ए और डी का कंबाइन शेयर बी और सी के मेरे भाई कंबाइन शेयर के साथ रेशियो हमारा 11 और 10 का है। सबसे पहली बात यहाँ पर, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ेंगे, ए बी सी डी चारों मिलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ोगे तो 21 मिलेगा। ये 21 में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो यहाँ पर 21 यूनिट के जो मान होंगे यहाँ पर, वो कितने के बराबर होंगे? 6300 रुपये के बराबर होंगे। तो यदि हमारा 21 यूनिट 6300 के बराबर होगा तो एक यूनिट मेरे भाई 300 रुपये के बराबर होगा। और एक यूनिट मेरे भाई 300 रुपये के बराबर होगा तो यहाँ पर फिर ये तो 11 यूनिट है, तो 11 का यहाँ पर 11 इंटू 3 3300 रुपये के बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई। और 10 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3000 रुपये के बराबर ये होगा। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर। उसमें कहा गया सी को 1560 मिले हैं, तो यहाँ पर ये बताओ इसको 1560 मिले हैं, तो जाहिर सी बात है टोटल में से 1560 घटा दोगे तो बी का मान आ जाएगा। टोटल में से 1560 घटा दोगे बी का मान, तो बी का मान कितना आएगा? 3000 में से 1560 घटा दो तो 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 1440। अगर बी का मान आ गया है तो डी का मान आ जाना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ रिलेशन बी और डी के बीच में दिया है। बोला गया है बी अपॉन डी की वैल्यू 8/9 है। कितना है मेरे भाई? तो 8/9 है। तो एक काम करो, यहाँ पर बी की वैल्यू को यहाँ रख दो। लो, तो बी के जगह कितना रख दोगे? तो 1440 रख दोगे और डी के जगह डी रहेगा। ये बराबर हो जाएगा 8/9 के। 8 से काटोगे तो 180 मेरे भाई। और यहाँ पर क्या होगा? तो बोलोगे सर डी इंटू 1 डी हो जाएगा और 9 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 0 9 8 72 9 7। ठीक है, तो 16 हो जाएगा। समझ में आ गया बात की b अपॉन डी का मान इतना है तो b का मान अगर इतना है तो d का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1620 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? 9 8 72 7 1620। अब मेरे भाई डी का मान, अगर वही बात है कि डी का मान अगर 1620 आ गया तो भाई बच्चा बच्चा बता सकता है कि 3300 में 1620 को घटाओगे तो कितना आएगा? तो 1680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680। टोटल में से इसको घटा दो, इतना आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया? तो ए और बी का मान पूछा गया। तो भाई 1680 में से 1440 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा? 240 रुपया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बच्चा कहता है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे? तो भाई थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ी रफ्तार तो आपको रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखेंगे तो मेरे भाई बहुत दिक्कत होगा। एक कहता है कि सर इसको बेसिक से बता दो, दूसरा कहता है कि यहाँ दूसरा मेथड बता दो। भाई इसका दूसरा तीसरा कोई मेथड नहीं है, यही मेथड है, आप इसी से कर लीजिए, ये सही है आपके लिए। ठीक है, यही मेथड है और कोई दूसरा मेथड नहीं है। अंजलि जी, यहाँ पर यही मेथड है, कोई बेसिक तेसिक नहीं है। आप आराम से घर पे बेसिक से ट्राई करना। भाई बड़ा बड़ा सवाल दे रहा हूँ, आप ये देखो ना, छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम आपको करवा नहीं रहे हैं, लल्लू फल्लू सवाल यहाँ पे ढंग के क्वेश्चन करवा रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो थोड़ा तो दम होगा ना उनमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको कल और परसों में आसान करवाए थे, आज में हमने लेवल बढ़ा दिया क्योंकि हमने कहा ही था यहाँ पे, ठीक है, कि हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करके लेवल आपका बढ़ेगा। आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक और क्वेश्चन है भाई, देख लो, इसको बना लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको बना लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है। बी के हिस्से का सी के हिस्से के साथ अनुपात इतना है। यदि ए को 18,400 रुपये मिलते हैं और ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है और सी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर y है, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा? ये भी उसी तरीके का सवाल है, ये भी उसी तरीके का सवाल है और इसको भी उसी तरीके से ऑप्ट किया जा सकता है कि अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड डी टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी सर? तो ये वैल्यू हमारी 8/5 के बराबर होगी। तो पहली बात यहाँ पर, यदि हम ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ते हैं तो ए बी सी डी चारों मिलेंगे। ए और डी का मान इतना, बी और सी का मान इतना। यदि हम दोनों को जोड़े, 8 और 5 जोड़ों को जोड़े, 13 यूनिट यहाँ पे, तो 13 यूनिट जो होगा वो किसका मान होगा? तो चारों का मान होगा।
ठीक है। हम ए और डी को पंचायत में बुलाएं, बोले तुम लोग अपना पैसा दो, तो ये लोग 8 यूनिट दे दिया। इनको बुलाए, तुम लोग अपना पैसा दो, 5 यूनिट दे दिया। दोनों के पैसे को जोड़े तो 13 यूनिट हुआ। तो ये 13 यूनिट जो है वो किसका पैसा है? चारों का पैसा है। 8 में इन 2 लोगों का पैसा है, 5 में इन 2 लोगों का। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये 13 यूनिट जो है वो चारों का पैसा है। और चारों का पैसा मेरे भाई किसके बराबर? तो बोलोगे सर 4, 6, 8 और किसके बराबर? 00 के बराबर। तो यदि 13 से मेरे भाई काटेंगे तो 13 का 3 गुना कितना होता है? 39 होता है। 78, 13 का 6 गुना 78, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 3600। भाई अगर 1 यूनिट का मान 3600 है ना, 1 यूनिट का मान अगर 3600 है, तो यहाँ पर 8 यूनिट का मान कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 6 48, 4 पास में, 8 इंटू 3 24 और 4 28, यानी 28,800 हो जाएगा इसका मान। और इसका मान कितना होगा? 36 का 5 गुना 180 होता है, और यहाँ पर 00 मेरे भाई इसका मान इतना हो जाएगा। क्लियर है ये बात कि सर अगर 13 यूनिट के लिए इतना पैसा आवंटित किया गया है तो 1 यूनिट के लिए इतना किया गया होगा, और अगर 1 यूनिट के लिए इतना किया गया होगा तो इन लोगों के पास 8 यूनिट है, इसका मतलब इतने रुपए मिले होंगे, और इनके पास 5 यूनिट है, इसका मतलब इनको इतना रुपया मिला होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यदि ए को 18,400 मिलता है, ज़रा गौर से देखो, ए के पास कितना है? तो 18,400 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल पैसा में से ए का पैसा निकाल दोगे तो डी का पैसा नहीं निकल जाएगा? बोलो, 28,800 में से 18,400 निकाल दो तो 10,000 कितना हो जाएगा? 10,400 हो जाएगा। 10,000 कितना हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जरा क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन देखिए, तो बोला गया द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4। बी और सी का शेयर का अनुपात 5:4 है। यहाँ पर देखेंगे तो बी और सी के शेयर का अनुपात 5 कितना है? 4 है। अब यहाँ सवाल में देखो, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, किसका मान दिया? आप बोलोगे किसी का मान नहीं दिया। क्या बोलोगे? किसी का मान नहीं दिया, ना बी दिया ना सी दिया, इनका टोटल दिया है। तो भाई एक काम करते हैं, बी की वैल्यू को कितना मान लेते हैं? 5x मान लेते हैं। सी की वैल्यू कितना मान लेते हैं? 4x मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया दोनों को जोड़ोगे यहाँ पर तो किसके बराबर है? तो मेरे भाई 18,000 के बराबर। तो ये b की वैल्यू 5 है तो 5x मान लिया, c की वैल्यू 4 है तो 4x मान लिया। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 18,000 के बराबर, और मेरे भाई 18,000 के बराबर है यहाँ पर। तो क्या बोलोगे सर 9x का मान कितना? तो 9x का मान 18,000, और 9x का मान कितना? 18,000, तो x का मान कितना? 2,000। और अगर x का मान मेरे भाई 2,000, तो b का मान 2,000 का 5 गुना 10,000, और c का मान 2,000 का 4 गुना 8,000। समझ गए मेरी बातों को लेकर? फिर से रिपीट करता हूँ, ये वाला पार्ट मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। b और c का शेयर का अनुपात इतना है, तो मैंने b को 5x कहा, c को 4x कहा। मेरे सामने यहाँ b प्लस सी का मान 18,000 दिया गया था, तो मैंने b प्लस सी का मान 18,000 कहा। 9x का मान 18,000 तो x का मान 2,000, और x का मान अगर 2,000, तो यहाँ देखिए तो 2,000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और c का मान अभी कितना हो जाएगा? 2,000 का 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 8,000 हो जाएगा। ए का अलग मान दिया है, डी का अलग मान दिया है, बी का अलग मान दिया है, सी का अलग मान दिया है। अब क्वेश्चन में जरा क्या बोला है पढ़ो, तगड़े लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में कहा है कि इफ x इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर यानी x जो है वो यहाँ पर क्या है? तो x जो है यहाँ पर किसका किसका डिफरेंस है? तो a और b का डिफरेंस है मेरे भाई। एक में से b को घटा दो, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 18,400, और b की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो यानी a में से b को घटा दो, 18,400 में से 10,000 घटा दो तो कितना आएगा? 8,400। ये तुम्हारा a का मान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर y इज द डिफरेंस बिटवीन c एंड d। y जो है मेरे भाई किसका मान है? तो y यहाँ पर c और d का डिफरेंस है, यानी c का और d का। 10,400 में से 8,000 घटा दो, तो 10,000 में से 8,000 घटा दिया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2,400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला है? x और y का डिफरेंस यानी x माइनस वाई बताना है। तो x माइनस वाई यानी 8400 में से 2400 घटा दो, 400 से 400 खत्म, 8,000 से 2,000 खत्म, कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मज़ा आया भाई? बताओ सर, ऐसे वाले सवाल ज़्यादा करवाइए, मज़ा आ रहा है। पहले तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था, अब कह रहे हो मज़ा आ रहा है।
देखो हर तरह का क्वेश्चन मैंने शीट में रखा है, आप लोग इस बात को समझो कि आपको किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से इंस्पेक्टर बनाना है वो हमें पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। बस आप लोग फॉलो करते जाओ, क्लासेस में टाइम पर आओ, जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ो, काफ़ी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका कंबाइन शेयर था, इसका कंबाइन शेयर था, ये हमारा रेशियो था, इतने की वैल्यू हमें दे रखी थी, एक का मान हमने निकाल लिया, उसके आधार पर इसकी वैल्यू अलग निकाली, इसकी वैल्यू अलग निकाली, और सबके धीरे धीरे करके मान हमने निकाल लिए। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों हमने इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाई बढ़िया वाली, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर सवाल, फेज 9 2022। ठीक है, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। अ सम ऑफ 7410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना, एंड रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी इज इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी एंड सी। कितना प्यारा सवाल है यार, बताना कि 7410 रुपये की राशि को ए कॉमा बी कॉमा सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है। ढंग से पढ़ो कि सर ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो बोला गया सर 9/17 है। कितना है, तो 9/17 है। और नेक्स्ट लाइन, और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5/8 है। तो सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से के साथ अनुपात जो है वो मेरे भाई 5/8 है। आपको पता है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक बार तो पेपर में मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये शब्द दिए गए थे यहाँ पे कि ए का रेशियो इन दोनों के साथ इतना है और सी का रेशियो इन दोनों के साथ इतना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इस तरीके से करके पेपर में पूछ लिया गया। तो बच्चे हैं ना आप लोग यार, इतना होनहार बनो ना, इतना होनहार बनो, इतना होनहार बनो, और इतना होनहार बनो कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, हर एक पॉइंट को तोड़िए, समझिए। तो यहाँ पर इतने रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा, ठीक है यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लो, अ सम ऑफ 7410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ ए टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी इज 9/17 एंड रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी इज 5/8। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर भाई समझो, आप यहाँ पर क्या कभी भी ऐसा होता है कि टोटल का मान बदलता है, कभी ऐसा होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मेरे पास पैसा है, ये पैसा मुझे 3 लोगों में बांटना है, यानी अगर मैं ए को बी को और सी को जोड़ूंगा तो 7410 रुपये आना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं ना कि ए बी सी को जोड़ेंगे तो कहीं पर कुछ और मान आएगा और कहीं पर कुछ और मान आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, ए के पास 9 पैसा है और बी और सी के पास 17 यूनिट है, तो यदि मेरे भाई हम इनको जोड़े, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, सी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, कि सी अपॉन ए प्लस बी 5/8। तो क्या ऐसा है यहाँ पर जैसे ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ेंगे c प्लस ए प्लस बी आएगा। यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 9 जमा 17 यानी कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि जैसे फिर से पंचायत बुलाई गई, सी को बोला गया तुम अपना पैसा लाओ, बी अपना पैसा लाओ, ए तो ए अपना 9 लेकर आया, ये दोनों 17 लेकर आए। जब तीनों लोगों का पैसा देखेंगे तो 26 आ रहा है। यहाँ सी अपना लाया और ए और बी दोनों अपना लाए, यहाँ जोड़ा गया 13 आ रहा है। तो भाई यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 26 और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 13, कैसे पॉसिबल है। ए प्लस बी प्लस सी तो दोनों जगह सेम ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते हैं, उनको बदलना भी नहीं है, किसी ने कहा भी नहीं कि तुम बदलो। तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों स्थिति में, दोनों परिस्थिति में सेम रहने वाले हैं। तो अगर सेम रहने वाले हैं तो उन्हें सेम कौन करेगा, तो हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो 26 और 13 को सेम करना है तो इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, और इसे 2 से गुना करने का मतलब इसे भी 2 से गुना करना और इसे भी मेरे भाई 2 से गुना करना। अब यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ये देखो 26 है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ 26 हो गया, दोनों के दोनों बराबर हो गए। अब एक एक करके सबका मान निकलेगा, मैंने कहा ना एक एक करके सबका मान निकलेगा। a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई, 9, सी का मान कितना आया, 10। अब यहाँ देखो इसके पास 10 है, इसके पास 9 है,
ठीक है। आप b का वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि सर c के पास कितना है 10, तो 10 में कितना जोड़े कि 17 आएगा, तो बोलोगे 7। कॉमन सेंस की बात है। c का मान कितना है, तो बोलोगे सर c का मान अगर 10 है तो बताओ 10 में कितना जोड़े कि 17 आएगा, तो बोलोगे सर 7। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, a प्लस बी का मान 16 है, a प्लस बी का मान 16 है, तो a का मान मेरे भाई 9, तो 9 में कितना जोड़ोगे 16 आएगा, तो 7। यानी किसी भी तरीके से b का मान निकाल सकते हो। b तो ऐसा है कि भैया a से भी संबंध उसके निकल जाएंगे या c से भी संबंध निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। c का मान 10 फिक्स हो गया, यहाँ पर मेरे भाई 9 फिक्स हो गया, 10 ये है और 9 ये है, 19 तो यहीं हो गए। अगर ये दोनों मिलकर 19 है, तीनों मिलकर 26 है, तो 26 में से 19 घटा दो तो b का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं b के मान निकालने के। b का मान यहाँ से आ जाएगा, b का मान यहाँ से आ जाएगा, b का मान टोटल से आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया जरा देखो, जो दिया गया था वो तीनों की वैल्यू थी, और जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, तो रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी। तो रेशियो पूछा गया तो 7410 की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मेरे भाई सीधा बी और सी को उठाओ और लाओ। बी का मान तुम्हारा कितना है, तो 7 है, और सी का मान कितना है, 10 है। यानी सीधा सीधा आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। बोलोगे सर 7410 से काहे नहीं कुछ किया आप यहाँ पर, तो भाई देखो जब वैल्यू की आवश्यकता होती है ना तो हम उसको कन्वर्ट भी करें। हमें वैल्यू की आवश्यकता है ही नहीं तो हम भला कन्वर्ट क्यों करें। समझ रहे हो इस बात को लेकर यहाँ पर, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए कि b का मान चाहिए, हमें ऐसा चाहिए c का मान चाहिए, तो एक पल के लिए हम सोचें। भाई जब वैल्यू ही नहीं चाहिए हमें तो हम क्यों सोचें यार, हम सीधा रेशियो लेंगे। जैसे उसके ऊपर एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए ठीक है, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न पे यहाँ पर है हमारे पास। कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, उसी का फोटोकॉपी है, जस्ट सेम क्वेश्चन का, बस यहाँ पर वो लैंग्वेज के फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, बाकी नॉर्मल दिया गया है। क्या बोला गया है, तो बोला गया देखिए a अपॉन बी प्लस सी, a अपॉन बी प्लस सी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 5/7 है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो b अपॉन सी प्लस ए, तो मेरे भाई ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 7/9 है। बच्चे को पता है क्या करना है, बच्चे को पता है भाई ऊपर और नीचे वाले को जोड़ना है, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ना है भाई, यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ो ना यार, ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और वो कितना होगा, तो 7 जमा 5 12 के बराबर। यहाँ ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ो, बी सी ए मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा 7 और 9 16 के बराबर। क्या 12 और 16 बराबर दिखते हैं, बताओ। नहीं दिखते, बराबर करना पड़ेगा उनको। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, तीनों को जोड़ने पे 12 आया, तीनों को जोड़ने पर 16 आया, अलग नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए कैसे करेंगे, तो 12 16 कैल्शियम 48 होता है, 48 होता है, 48 होता है, तो यहाँ पर 48 बनाने के लिए 4 से गुना। अगर ये 4 से गुना है ना भाई तो ये भी होगा और ये भी होगा, ध्यान रखना। और ये 48 बनाने के लिए 3 से गुना, 16 3 48, तो ये भी होगा और मेरे भाई यहाँ पर ये भी होगा। अब ज़रा देखो तो तुम्हारा a का मान कितना निकल कर आ गया, तो a का मान तुम्हारा 20 निकल कर आ गया, ठीक है। b का मान कितना निकल कर आ गया, तो b का मान 21 निकल कर आ गया। अब c की वैल्यू निकालनी है। आप c की वैल्यू कहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो c प्लस a 27 है, दोनों को जोड़ने में 27 है। मेरे भाई b का मान हमारा 20 है, तो 20 में कितना जोड़ोगे कि 27 आ जाएगा, बताना। तो जाहिर सी बात है 20 में कितना जोड़ोगे, तो 7 जोड़ोगे, तो c का मान कितना आ जाएगा 7। या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से उठा लो। b प्लस सी मेरे भाई 28 है यहाँ पर, तो ये 21 है, 21 में कितना जोड़ोगे 28 आएगा, तब भी 7 ही आएगा, तो यहाँ c का मान आ गया। क्वेश्चन में अब हमसे क्या बोला है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि c अपॉन ए प्लस बी का मान बताइए। c अपॉन ए प्लस बी का मान कितना होगा, c का मान कितना 7 और a प्लस बी का मान 20 और 21 यानी 41, तो 7/41 कौन सा ऑप्शन है मुन्ना, ऑप्शन नंबर डी जो है देवसेना करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने आपको पीछे लैंग्वेज के फॉर्मेट में करवाया वो बिना लैंग्वेज के कुछ इस प्रकार दिखता है और इस तरीके से सॉल्व करना होता है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर है और ये क्वेश्चन भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आवश्यकता है, सेम डिट्टो एक और फोटोकॉपी और भाई ये आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू का मतलब पीजी का वर्क, पेइंग गेस्ट वर्क। आप पीजी में रहते हैं ना, रूम लेके रहते हैं ना, रेंट वर्क रहते हैं, तो ये आपका है, ठीक है। तो a अपॉन बी प्लस सी दिया है, c अपॉन ए प्लस बी दिया है, b अपॉन ए प्लस सी दिया है। तो मेरे भाई ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि एक सवाल तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो फिर नुकसान क्या होगा, आप जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। तो 3 वेरिएबल का हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और अगली क्लास में हम आपको ये 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको।
ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ट्राई करना, हालांकि बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना तो हम तो हैं ही आप लोगों के साथ करवाने के लिए। तो मेरे भाई 30 बना के लेके आना है, 31 ट्राई करना है, अगली क्लास में हम सिखा देंगे। मज़ा आया ना? ठीक है, तो धीरे 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 रेशियो जहन में आप लोगों के जाते जाएगा और बहुत कुछ आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखो अपना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, खुश रहा करो। कहीं पर समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लो। यूँ समझ लो कि जितनी जान हम आपको समझाने में लगाते हैं और मैथ सिखाने में लगाते हैं, उतना एफर्ट कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, तो बस आप भी अपने लिए एफर्ट लगा लीजिए, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं। राम राम, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।